डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाना चाहते हैं मियोसिस, जिसे हिंदी में हम अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। एनिमल में भी और प्लांट में भी दोनों में सेल का डिवीज़न होता है। हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी रूप लाइफ के उनमें दो प्रकार की कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, वेल डेवलप्ड कोशिका होती है, उसका न्यूक्लियर सिस्टम अच्छी तरह से डेवलप हो चुका होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में दो प्रकार से डिवीज़न होता है, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस हमने आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था, आपने उसे देखा होगा। आज हम आपसे बात करेंगे मियोसिस की, जिसे अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये डिवीज़न होता ही क्यों है। हमारा शरीर हो, आपका शरीर हो या किसी भी प्लांट का शरीर हो, पहले वो एक सेल का जाइगोट ही होता है और बार बार उसमें डिवीज़न जब होता है माइटोसिस के द्वारा, तब जाइगोट मल्टी सेलुलर हो जाता है और धीरे 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 पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। चाहे वो प्लांट का शरीर हो, चाहे हमारे आपके यानी एनिमल का शरीर हो। तो माइटोसिस किसी भी एनिमल के या प्लांट के वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स में पाई जाती हैं और इससे पौधे की वृद्धि होती है। जैसे पौधे का जो भी सोमैटिक पार्ट है, जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल बन रहा है, ये कोई भी पार्ट है, तो यहाँ माइटोसिस के द्वारा डिवीज़न होता है। लेकिन मियोसिस, आज जिसकी हम बात करना चाहते हैं, मियोसिस, दिस डिवीज़न ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल। तो हमको समझना पड़ेगा सोमैटिक सेल क्या है और रिप्रोडक्टिव सेल क्या है। यहाँ हम इस पौधे को देख रहे हैं, इस पौधे को देखिए, इस पौधे का रूट इस पॉट के अंदर होगा। तो रूट का की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो किस सेल डिवीजन से बनी होंगी? माइटोसिस के द्वारा। ये स्टेम दिखाई दे रहा है, ये इसकी ब्रांचेज हैं। इन ब्रांचेज में भी कौन सा डिवीज़न हुआ होगा? माइटोसिस हुई होगी। यहाँ हम देख रहे हैं इस पौधे ने एक फ्लावर डेवलप किया है। तो इस फ्लावर का ये जो पेडिसल है, इसका फॉर्मेशन और इस पूरे फ्लावर का जो फॉर्मेशन, यहाँ इस फ्लावर को हमने बड़ा करके दिखाया है, किस डिवीजन से बना होगा? ये भी बना होगा माइटोसिस से। फ्लावर को अगर हम देखें और अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यानी उसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसा फ्लावर कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। कंप्लीट फ्लावर के हमें मुख्यतः 4 पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे निचला पार्ट जो ये हरा सा दिख रहा है, इसे हम कैलिक्स कहते हैं। ये रेड कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ रेड कलर की होती, तो जो पंखुड़ियाँ गुलाब की हैं रेड कलर की, इसे हम करोला कहते हैं। यहाँ नीले कलर से मैंने जो दिखाया है, ये इसका मेल सेक्स ऑर्गन है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है जिसका सिंबल हम ऐसे दिखाते हैं। और गायनीसियम, ये बीच में जो हमने फ्लास शेप स्ट्रक्चर बनाया, ये है इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो इस एंड्रोसियम को अगर हम यहाँ अलग करके देखें, तो एंड्रोसियम 2 पार्ट में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। निचला पार्ट जो है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं और इसका रिप्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए फिलामेंट स्टेराइल पार्ट है। जबकि यहाँ हमको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इस पार्ट को हम एंथर कहते हैं। इस एंथर के अंदर अगर इसका सेक्शन काट के हम देखें, तो अंदर हमको हर लोब में 2 स्पोरेंजिया दिखाई देगी, यानी इसके अंदर 4 पॉलन सैक माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सेल होती है, उसकी कोई एक सेल सुपरफिशियल हो जाती है और वह पूरे पॉलन सैक का निर्माण कर देती है।
पॉलन सैक के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है और रिडक्शन डिवीजन से जिस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर का बनना, पॉलन ग्रेन का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो मियोसिस कब होती है? जब गैमेटोजेनेसिस होती है, जिस समय पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है एंथर के अंदर, तब पौधे में रिडक्शन डिवीजन या ये मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसी तरीके से ये फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ बीच में फ्लास्क शेप जो बनाया, यहाँ देखिए ये गाइनीशियम है, इसका यह पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, इसे हम स्टाइल कहते हैं। और ये पूरा जो फूला हुआ पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी के अंदर हम देखते हैं ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। ये हरे रंग का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया इसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं और यही एम्ब्रियो सैक इसका गैमेटोफाइट है। और इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किस डिवीजन से हुआ? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस से। तो हमने सबसे पहले क्या समझा कि मियोसिस ऑलवेज टेक्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग। एम्ब्रियो सैक में किस चीज का निर्माण होगा? एग का निर्माण होगा। तो इस तरह हम अच्छी तरह जान गए कि प्लांट के केस में जो मियोसिस होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल में होती है, चाहे वो मेल गैमीट बनाए या वो फीमेल गैमीट बनाए। जब भी गैमीट बनेगा, मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन सदैव मियोसिस के थ्रू होता है। और यही एनिमल सेल की अगर बात करें तो एनिमल सेल में ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर जब ओवा का फॉर्मेशन होना है तो जो डिवीज़न होगा वो कौन सा डिवीज़न होगा? वहाँ भी गैमेटोजेनेसिस होगी। तो वहाँ ओवा के फॉर्मेशन के लिए जो डिवीज़न होगा वो डिवीज़न मियोसिस होगा। और मेल में जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जिस डिवीज़न की ज़रूरत होगी वो डिवीज़न कौन सा होगा? मियोसिस होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मियोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल। और मियोसिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या इंटरचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने के कारण वेरिएशन आता है और यही कारण है कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता की आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता। कुछ गुण उसके माँ से मिलते होते हैं, कुछ गुण उसके पिता से मिलते होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम लेवल पर इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में। यानी मियोसिस बहुत इम्पोर्टेंट सेल डिवीजन है जो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस पूरी दुनिया में जो इवोल्यूशन होता है, विभिन्न प्रकार की नई नई स्पीशीज बनती हैं, उसका भी मुख्य कारण क्या हुआ? मियोसिस में पाया जाने वाला क्रॉसिंग ओवर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हमने आपको ये समझाया कि व्हाट इज द साइट ऑफ द मियोसिस। मियोसिस कहाँ होती है? एनिमल सेल में मैंने बताया कि ओवा और स्पर्म के निर्माण के समय, और प्लांट सेल में हमने बताया कि फ्लावर के अंदर देखिए पूरे पौधे में माइटोसिस होगी और जब फ्लावर बन रहा होगा तो भी माइटोसिस से ही बनेगा। गाइनीशियम भी माइटोसिस से ही बना, एंड्रोसियम भी माइटोसिस से ही बना, लेकिन एंथर के अंदर जो पॉलन सैक था उसमें मियोसिस हुई। और यहाँ ओव्यूल के अंदर जो न्यूसिलस की सेल थी, डिप्लॉयड थी, उस न्यूसिलस की कोई एक सेल सुपरफिशियल हो गई और उसने ये फीमेल एग बनाने के लिए एम्ब्रियो सैक बना दिया। तो पूरी बॉडी इसकी स्पोरोफाइट है, लेकिन पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट है और यहाँ ये एम्ब्रियो सैक गैमेटोफाइट है। तो इस तरह आपने जाना व्हाट इज द साइट ऑफ द मियोसिस। आइए अब देखते हैं मियोसिस होती कैसे है। मियोसिस को हम दो स्टेप में बांट सकते हैं। पहली स्टेप इसकी है इंटरफेज,
जैसे माइटोसिस में हमने बताया था कि पहली फेज इंटरफेज और दूसरी फेज माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज होती है। यहाँ इंटरफेज और दूसरे को हम डिवीजन फेज कह सकते हैं। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं या सिंथेसिस फेज भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस हो रही होती है, इस पार्ट में डिवीजन होता है और इंटरफेज में हम यही पाते हैं कि सिंथेसिस होती है। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं और इसे आपको यदि ज़्यादा समझना है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, जब हमने माइटोसिस पढ़ाया था इन 3 स्टेजेस को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। G1, S और G2 फेज। G1 फेज में किस चीज की सिंथेसिस होगी? इस फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ऐसी प्रोटीन जो प्रोटीन डीएनए को बनाने के लिए, क्रोमोसोम को बनाने के लिए आवश्यक होती है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन, न्यूक्लियस का वॉल्यूम का बढ़ जाना और सेलुलर ऑर्गेनेल्स का बनना और प्रोटीन का बनना G1 फेज में होगा। एस फेज वह फेज है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज, यही वो फेज है जब डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, एक और पीस अपने जैसी तैयार कर लेता है, क्योंकि उसे डॉटर सेल में जाना है। इसलिए सदैव यहाँ पर क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करता है। और G2 फेज वह फेज है जब सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स, जो भी सेल में ऑर्गेनेल्स है, उनका डुप्लीकेशन होता है, एटीपी का डुप्लीकेशन होता है। इसी तरह एटीपी की सिंथेसिस होती है और आरएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो ये सिंथेसिस फेज हो गई। अब हम देखेंगे ये डिवीजन फेज। तो मियोसिस में डिवीजन फेज को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट और दूसरे को कहते हैं मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट ही एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन है। यही वो फेज है जब जो डॉटर सेल बनती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जस्ट हाफ हो जाती है, इसीलिए हम मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट लॉन्ग फेज होती है और मियोसिस को हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इस टीलोफेज के बाद फिर इंटरकाइनेसिस फेज आती है। इन दोनों के बीच की जो बीच का इंटरवल है इसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस फेज। और इंटरकाइनेसिस फेज के बाद आता है मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड को भी हम प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड में बांटते हैं। यानी जो स्टेज इसमें पाई जा रही है वही स्टेज यहाँ भी पाई जा रही है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? इसका जो प्रोफेज है वो सबसे लॉन्गर है, लॉन्ग ड्यूरेशन का है, और इसे हम 5 भागों में बांट देते हैं। और यही वो इम्पोर्टेंट स्टेज है इसके, जो इसे माइटोसिस से अलग करते हैं। इन फेज को हम लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस कहते हैं। इस फेज को यदि हम देखें, प्रोफेज फर्स्ट की ये जो सब स्टेजेज हैं, इनका जब हम अध्ययन करते हैं, जब स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फेज, अगर कोई पूछे कौन सी फेज है, तो दिस इज द पैकीटीन स्टेज। क्यों है ऐसा? क्योंकि पैकीटीन स्टेज वह स्टेज है जब इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम आपस में, होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में जेनेटिक मटेरियल को इंटरचेंज करते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर यहाँ पाई जाती है। इसलिए इन 5 फेजेज में सबसे लंबा ड्यूरेशन किसका होता है? तो पैकीटीन स्टेज का होता है। अब इस तरह मैंने आपको एक आइडिया दिया कि मियोसिस कैसे होती है, कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं, और प्लांट की सेल में मियोसिस पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए और एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस पाई जाती है, या इन्हीं दोनों जगहों पर मियोसिस होती है। और इस तरह ये मियोसिस को हम देखते हैं तो 2 फेज में
इंटरफेज डिवीजन फेज में बटी है और डिवीजन फेज मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड में बटा है। मियोसिस फर्स्ट में ये स्टेजेस है और प्रोफेज बहुत लंबी है जो 5 भागों में बटी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ कि इंटरफेज में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है और ये 5 स्टेजेस क्यों इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये जो फिगर हमने बनाए यहाँ पर मियोसिस के, अब हम इनको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली स्टेज हमने कहा था इंटरफेज होती है। इंटरफेज मतलब सिंथेसिस फेज, और सिंथेसिस फेज में क्या होता है, G1, S और G2 फेज। इस समय हमें न्यूक्लियस की स्थिति ऐसी दिखाई देती है, जो अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपस में बिल्कुल उलझा हुआ गुच्छे के समान दिखाई देता है। इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। यहाँ जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन कहलाता है। अब इसके बाद जब डिवीजन फेज आता है तो मैंने बताया था कि मियोसिस को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक फर्स्ट मियोसिस है और दूसरी सेकंड मियोसिस है। तो फर्स्ट मियोसिस की पहली स्टेज आप याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मियोसिस फर्स्ट की पहली स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट, एंड द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस इज अ वेरी लॉन्गर फेज, लंबी फेज होती है। इसलिए इस फेज को हम लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्सीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में बांटते हैं। यानी हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो फेज है, यहाँ तक की जो स्थिति है, ये प्रोफेज फर्स्ट है। और प्रोफेज फर्स्ट के बाद फिर ये मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट तक की जो स्थिति है इसे हम मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, और मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, साइटोकाइनेसिस ये कहलाती है मियोसिस सेकंड। तो आइए हम 1 बाय 1 एक एक स्टेप में देखते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है। इंटरफेज में हमें क्रोमैटिन नेटवर्क मिलता है। लैक्टोटीन स्टेज में हमें क्या दिखता है कि जो क्रोमैटिन नेटवर्क था जो आपस में उलझा हुआ था वो अब एक दूसरे से अलग हो करके लैक्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम स्कैटर्ड हो गए हैं। यानी पूरे न्यूक्लियस में रैंडमली सारे क्रोमोसोम पतले पतले थ्रेड की तरह हमको दिखाई दे रहे हैं, धागे की तरह दिखाई देने लगते हैं। तो लैक्टोटीन वह स्टेज हुई जब क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में बदल जाता है, पतले पतले धागे के रूप में हमको दिखाई देता है। इस स्टेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये बिल्कुल क्लियर हमको सेल के अंदर दिखाई देता है, यानी इंटैक्ट होता है। यहाँ हमने क्रोमोसोम कितने लिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। हम किसी भी सेल की बात करें जिसमें रिडक्शन डिवीजन होना है, उस सेल के लिए आवश्यक क्या है, उसका डिप्लॉयड होना बहुत आवश्यक है। जैसे हम मनुष्य के शरीर से आपको समझाते हैं, हमारी बॉडी, आपकी बॉडी, हमारी किसी भी सेल को अगर निकाला जाए और उसे माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाए तो कितने क्रोमोसोम होंगे, प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। 23 मदर साइड से आए हुए और 23 क्रोमोसोम फादर की साइड से आए हुए, यानी कि मैटरनल और पैटर्नल दोनों क्रोमोसोम को मिला के संख्या कितनी हो गई, 46 हो गई। इसी तरह प्लांट की सेल में भी जो डिप्लॉयड संख्या होती है, यानी सेल का डिप्लॉयड होना बहुत ज़रूरी है रिडक्शन डिवीज़न के लिए। तो जो भी डिप्लॉयड नंबर हो, मान लिया किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, किसी में 40 है, किसी में 16 है, किसी में 18 है, सब में अलग अलग संख्या होती है और इसीलिए जेनेटिक वेरिएशन हमको दिखाई देता है। सब में क्रोमोसोम की संख्या फिक्स होती है जो उस व्यक्ति की अपनी एक आइडेंटिटी बनाती है। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम, मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग से इसको समझाना चाह रहे हैं तो यहाँ हमको 46 क्रोमोसोम बनाने चाहिए थे, लेकिन
हमने यहाँ पर केवल 4 क्रोमोसोम इसलिए बनाया ताकि हम आपको समझा सकें। ये सभी कोशिकाओं में केवल 4 क्रोमोसोम नहीं होता है, केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 4 क्रोमोसोम को ले करके इस डिवीजन को समझाने की एक कोशिश की है मैंने। तो लैक्टोटीन में क्या क्या परिवर्तन हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, यहाँ देखिए न्यूक्लियस छोटा सा है, यहाँ देखिए न्यूक्लियस की साइज बड़ी हो गई है, न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, और क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर क्रोमोसोम स्कैटर्ड है, कैसा? रैंडमली। लेप्टोटीन के बाद आती है दूसरी स्टेज जाइगोटीन। जाइगोटीन वह अवस्था है, सेकंड स्टेप है प्रोफेज फर्स्ट का, जब हम क्या देखते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये होमोलॉगस का मतलब क्या होता है। हम ये जानते हैं कि 23, जैसे ह्यूमन बीइंग में 23 क्रोमोसोम मदर साइड से आते हैं और 23 पैटर्नल साइड से आते हैं। तो सब जितने भी क्रोमोसोम हैं सबके पास स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर जीन्स लगे हैं, और जीन्स अपना एक पर्टिकुलर फिनोटाइप देते हैं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मान लिया कि एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, मैंने 2 क्रोमोसोम लंबे बनाए हैं और 2 क्रोमोसोम छोटे बनाए हैं। तो यहाँ ये रेड वाला लंबा वाला क्रोमोसोम मान लिया कि इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम ये है। अब होमोलॉगस का मतलब हमको क्या समझना होगा कि जो जीन यहाँ बैठा होगा मैटरनल साइड के क्रोमोसोम में, वही जीन यहाँ पे भी होगा, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। यानी करेक्टर एक जैसे, जो एक जैसा करेक्टर बताने वाले जीन हैं वही जीन इन क्रोमोसोम पर लगे होंगे। जैसे इसे और अच्छी तरह अगर हम समझाना चाहें तो मान लिया कि यहाँ पे जो जीन यहाँ पर इंसर्टेड है, यहाँ पे जो जीन इस लोकस पर है, ये मान लिया कि पौधे की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जिस पौधे से इस सेल का जन्म हुआ होगा, ये पैटर्नल साइड से अगर आया तो मैटरनल साइड का भी, जो मैटरनल साइड से क्रोमोसोम आया है उसका भी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, पौधे की लंबाई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होगा वो यहीं पर होगा। यानी सेम लोकस पर मैटरनल और पैटर्नल साइड से ऐसे जीन जो सेम कैरेक्टर को बताते हैं, ऐसे क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। यानी द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर्स इन द जाइगोटीन स्टेज। यहाँ ये देखिए छोटे क्रोमोसोम मैंने दिखाया, इन पे दूसरे कैरेक्टर होंगे, इस क्रोमोसोम पर दूसरे कैरेक्टर हैं। तो समान गुण रखने वाले क्रोमोसोम की आपस में पेयरिंग होगी, दे कम्स ईच अदर, एक दूसरे के पास आते हैं और इस तरीके से एक जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ देखिए एक जोड़ा बन गया है, यहाँ भी देखिए एक जोड़ा बन गया है, अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम का। तो यहाँ पर ये जो पेयरिंग हुई, इनका दोनों का पास पास आना क्या कहलाएगा? सिनेप्सिस। यानी दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके पास आने की जो प्रक्रिया है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्सिस, और इसका रिजल्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट। ये हम देख रहे हैं 2 क्रोमोसोम एक साथ हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्रोमोसोम मोनोवैलेंट है, अलग अलग है। यहाँ पर हमको क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है? बाइवेलेंट स्थिति में आ गया है। और बाइवेलेंट कैसे हुआ है? सिनेप्सिस के कारण 2 क्रोमोसोम पास पास आए। अब इन दोनों क्रोमोसोम के बीच का ये जो स्पेस है, बीच में हमको जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस में यहाँ पूरे क्रोमोसोम में यहाँ से यहाँ तक प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लगता है और इस प्रोटीन को हम कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वह बीच का स्थान है जो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में है।
सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इनकी पेयरिंग को बनाने में मदद करता है, यानी पूरी लेंथ को एक दूसरे से जोड़ने का काम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स करता है। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ इस क्रोमोसोम को जोड़ रहा है, ऐसे यहाँ पे जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा इस क्रोमोसोम को जोड़ रहा है। तो जाइगोटीन स्टेज इज दैट स्टेज व्हेन द होमोलॉगस क्रोमोसोम शोज द पेयरिंग हुई, और अब पेयर से जो एक पेयर बन के तैयार हुआ इसे हम कहते हैं बाईवैलेंट। यहाँ मोनोवैलेंट स्थिति, यहाँ बाईवैलेंट स्थिति, और पैकिटीन स्टेज वह स्टेज है जब हमें क्रोमोसोम लेंथ वाइज जो स्प्लिटिंग हुई है वह बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है। यह इंटरफेज का एस फेज वह फेज है जो डीएनए की सिंथेसिस करता है। मान लिया कि ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर ये इसका डीएनए मान लेते हैं, ये ऐसा क्रोमोसोम है। जब एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में जब ये जाता है तो ऐसी ही एक कॉपी देखिए यहां भी इसने बना लिया। अब इस क्रोमोसोम के पास हम देखते हैं कि 2 आर्म हैं और दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, क्योंकि इसी से इसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये हुआ तो था इंटरफेज में, लेप्टोटीन में हमको दिखना चाहिए था, लेकिन लेप्टोटीन में हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जाइगोटीन में भी हमको ये स्टेज दिखाई नहीं देती है। पैकिटीन वह स्टेज है जब हमको ये क्रोमोसोम क्रोमैटिड के रूप में दिखाई देने लगता है, यानी जो स्प्लिटिंग हुई है बीच से, जो डुप्लीकेशन डीएनए का हुआ है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो अब यहाँ हमने बाईवैलेंट स्थिति देखी थी, इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं, ये टेट्रावैलेंट बन गए। देखिए 1 2 3 4 टेट्रावैलेंट स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन क्रोमोसोम 4 नहीं है। हमने माइटोसिस में भी बताया था कि क्रोमोसोम की संख्या का निर्धारण हम सेंट्रोमियर से करते हैं। तो सेंट्रोमियर तो हमारे पास 2 ही हैं, तो ये क्रोमोसोम 2 हैं, लेकिन स्थिति क्या है इनकी कि ये क्रोमोसोम अब क्रोमैटिड के रूप में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक क्रोमोसोम के ये दोनों आर्म के बीच का जो संबंध है ये क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड, इसे हम सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। इसी तरह ये लाल वाला जो क्रोमोसोम है इसके भी दोनों आर्म क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन एक काला और एक लाल, यानी एक मैटरनल साइड से आया है, माँ की ओर से आया है, और एक क्रोमोसोम पिता साइड से आया है। ऐसे 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के ये जो क्रोमैटिड हैं ये कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जैसे इस क्रोमोसोम को हम ले लें, क्रोमैटिड को लें और इस क्रोमैटिड को लें, तो ये दोनों क्रोमैटिड आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इन्हें हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। पैकिटीन अवस्था प्रोफेज फर्स्ट की सबसे लंबी अवस्था है और सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं पर जो क्रोमैटिड हैं वो आपस में बिल्कुल इस तरीके से जैसे एक दूसरे में उलझ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, और जहाँ ये पूरा सिरा इनका आपस में मिला हुआ पैक हो जाते हैं एक दूसरे में, और यहीं पर होता है इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जहाँ से ये जुड़े होते हैं वहीं पर क्रोमोसोम का सेगमेंट यहाँ पे ब्रेकिंग होती है और फिर रीयूनियन होता है, जिससे नया कॉम्बिनेशन जीन का हमको यहाँ पर दिखाई देता है। तो पैकिटीन वह अवस्था हुई जब हम देखते हैं कि हमको ये टेट्राइड के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ बाईवैलेंट है, यहाँ टेट्रावैलेंट है, यानी सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का इंटरचेंज हो रहा होता है, जिसे हम क्रॉसिंग
ओवर कहते हैं। इसके बाद की जो स्टेज है उसे डिप्लोटीन अवस्था कहते हैं। डिप्लोटीन अवस्था वह अवस्था है जब बीच का सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो ये कॉम्प्लेक्स बीच में बन गया था प्रोटीन की बॉडी, यूबिक्विनिन प्रोटीन की जो बॉडी बनी बीच में, ये यहाँ पर डिप्लोटीन स्टेज में आकर के खत्म हो जाता है। तब हमको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिखाई नहीं देता है। और क्या दिखाई देता है? क्याज़्माटा दिखाई देता है। ये यहाँ जहाँ जहाँ इंटरचेंज जेनेटिक मटेरियल का हो रहा है, ऐसे दोनों पॉइंट पर हमको क्या दिखाई देगा? क्याज़्माटा। तो क्याज़्माटा इज सीन ड्यूरिंग द डिप्लोटीन फेज। डिप्लोटीन फेज में हमको क्याज़्माटा दिखाई देता है, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम और सभी जगह से तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, केवल उसी स्थान पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े रहते हैं जहां पर इंटरचेंज हुआ था, और वहीं पर क्याज़्माटा का फॉर्मेशन हो जाता है। इस स्टेज में भी हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको दिखाई देता है और न्यूक्लियोलस भी दिखाई देता है। लेकिन डिप्लोटीन के लास्ट स्टेज के आते तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे 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 डिसअपियर होने लगता है। यहाँ ये स्थिति हमको डायकाइनेसिस में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होने लगता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ हमको क्या दिखती है डायकाइनेसिस में, वह यह है कि क्याज़्माटा ये इसका टर्मिनेशन होने लगता है, यानी क्याज़्माटा मूव्स अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, ये क्याज़्माटा सेंट्रोमियर के अपोजिट डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ने लगता है। इधर ये क्याज़्माटा इस साइड में बढ़ने लगता है। तो क्या होगा, जैसे कोई आप शर्ट पहनते हैं और उसमें चेन लगी होती है, आप ऊपर करते हैं तो बंद होता है और नीचे ले जाते हैं तो खुल जाता है। ऐसे ही ये क्याज़्माटा जैसे धीरे धीरे इधर की ओर आएगा, वैसे ये दोनों जो क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो क्या डायकाइनेसिस वह स्टेज है जब हम देखते हैं ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए, होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब इनके बीच हमको क्याज़्माटा दिखाई नहीं देता, न्यूक्लियोलस गायब होने लगता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब होने लगती है। इस स्टेज को कहा जाता है डायकाइनेसिस। और लेप्टोटीन से लेकर डायकाइनेसिस तक की स्टेज को हम कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट। इसके बाद आती है मेटाफेज। अब यहाँ देखिए मेटाफेज पे हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4। तो ये चारों क्रोमोसोम हमको इक्वेटोरियल प्लेट पर दिखाई देते हैं, इक्वेटर पर दिखाई देते हैं, बीच में आ जाते हैं और सारे के सारे क्रोमोसोम अब हमको प्रोटोप्लाज्म में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में फिर हम क्या देखते हैं, ये प्लांट सेल है। अगर एनिमल सेल होता तो यहाँ सेंट्रियोल होता, इधर भी सेंट्रियोल होता और सेंट्रियोल से एस्टर निकलते और एस्टर से स्पिंडल फाइबर डेवलप होते। लेकिन ये प्लांट की कोशिका मैं समझा रही हूँ, प्लांट की सेल है, तो प्लांट की सेल में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन माइक्रोट्यूबुल से होता है। माइक्रोट्यूबुल अब क्या बना देंगे, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर से ये जो इक्वेटर पर क्रोमोसोम लगे हुए हैं, आप देखिए यहाँ जो क्रोमोसोम है इनका स्ट्रक्चर, इनका जेनेटिक मेकअप देखिए और यहाँ इनका जेनेटिक मेकअप देखिए। यहाँ ये हमको प्योर मैटरनल साइड का दिख रहा है, लेकिन इसमें आधा इसका पार्ट आके जुड़ गया है। इसी तरह इस काले वाले में आधा लाल वाला पार्ट जुड़ गया है, यानी यहाँ जो जेनेटिक मेकअप है वो यहाँ हमको दिखाई नहीं दे रहा। एक नया कॉम्बिनेशन जीन का इस स्थिति में यहाँ हमको दिखता है और ये सेंट्रोमियर से यहाँ स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। किस भाग से, काइनेटोकोर, यानी काइनेटोकोर वह पॉइंट है, वह साइट है जिससे स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है। तो
ये स्पिंडल फाइबर ऊपर वाले क्रोमोसोम से जुड़ेंगे और नीचे से जो स्पिंडल फाइबर ऊपर की ओर बीच में आ रहा है क्रोमोसोम के पास, उससे ये दो क्रोमोसोम जुड़ जाएंगे। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर, जैसे माइटोसिस में एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर जुड़े थे, यहाँ हम देख रहे हैं एक पूरे क्रोमोसोम से सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है। इसी तरह इस क्रोमोसोम से भी एक ही स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है। एंड दिस फेज इज कॉल्ड मेटाफेज फर्स्ट। और माइटोसिस में भी मैंने बताया था कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, लैब में हम क्रोमोसोम को देखते हैं, तो केवल मेटाफेज ही ऐसी फेज है जब हमको क्रोमोसोम बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है, क्योंकि कंडेंसेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और कंडेंस होते हुए सबसे ज्यादा कंडेंस किस स्टेज में हो जाता है क्रोमोसोम? तो मेटाफेज में। यानी वी कैन से एट द मेटाफेज द क्रोमोसोम्स बिकम्स थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, यानी छोटे भी हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं। तो माइक्रोस्कोप से हमको ये क्रोमोसोम इजीली दिखाई देते हैं। अब मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज। एनाफेज वह स्टेज है जब हम देखते हैं कि स्पिंडल फाइबर कंट्रिक्ट होने लगे, पोल की ओर कंट्रिक्ट होने लगे, तो इधर का जो स्पिंडल फाइबर होगा वो ऊपर की ओर जाएगा और इधर का जो स्पिंडल फाइबर है ये इस साइड की ओर कंट्रिक्ट होगा। इनके कंट्रैक्शन से यहाँ एक रिपल्सन फोर्स भी डेवलप होगा, जिससे ये क्रोमोसोम इसको रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट साइड में भेजने का प्रयास करेंगे। यहाँ यह भी बात ध्यान देने वाली है कि स्पिंडल फाइबर से जो सेंट्रोमियर जुड़ा रहता है, तो सेंट्रोमियर फेस करता है पोल की ओर और जो आर्म होता है वो इक्वेटर की ओर हैंग करते रहते हैं। यहाँ देखिए ये क्रोमेटिड हैंग कर रहा है इक्वेटर की ओर, यहाँ ये क्रोमेटिड हैंग कर रहा है इक्वेटर की ओर। ये अक्सर नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये आर्म किसको फेस करते हैं, तो ये इक्वेटर की ओर हैंग कर रहे होते हैं। इस एनाफेज फर्स्ट के बाद फिर आती है टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट वह अवस्था है जब ये जो क्रोमोसोम पोल की ओर जाने लगे थे, इक्वेटर से मूव कर चुके थे, इस स्टेज में आकर ये हमको दिखाई देता है कि पोल पर पहुंच गए। अब यहाँ ये दो क्रोमोसोम हमको जो दिख रहे हैं, इनका जेनेटिक मेकअप इनके जेनेटिक मेकअप से हमको बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ संख्या कितनी है? 1 2 क्रोमोसोम है, यानी एक न्यूक्लियस में हमको दो ही क्रोमोसोम दिख रहे हैं, जबकि लेप्टोटीन में देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है। यानी यहाँ अगर क्रोमोसोम की संख्या 4 है तो यहाँ क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई है? 2। दैट्स वाई दिस डिवीजन इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन। देखिए सूत्र की संख्या जस्ट हाफ हो गई, यहाँ 4 थी और यहाँ 2 हो गई, तो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगा और न्यूक्लियोलस भी फिर से रीअपियर हो गया। अब इस टीलोफेज के बाद एक सेल में हमको 2 न्यूक्लियस दिख रहा है। अब ये जो 2 न्यूक्लियस की स्थिति है, एक न्यूक्लियस को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा इस न्यूक्लियस के साथ आगे होगा वैसा ही इस न्यूक्लियस के साथ भी होगा। यानी एक न्यूक्लियस से या यहाँ जो न्यूक्लियस है इससे हम देख रहे हैं 2 सेल बन रही है, तो इस न्यूक्लियस से भी 2 सेल बनेगी। तो फाइनली हम क्या पाएंगे कि मियोसिस वह डिवीजन है जिससे एक सेल से 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। 2 इससे बनेगी और 2 इससे बन जाएगी। तो यहाँ हम फिर देखते हैं क्या होता है। ये जो न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने लगता है और न्यूक्लियोलस भी गायब होने लगता है। यहाँ आई मेटाफेज। मेटाफेज सेकंड वह स्टेज है जब ये जो क्रोमोसोम हमको दिखाई दे रहे हैं फिर ये इक्वेटर पर आने लगते हैं। यहाँ
ये भी हो सकता है कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाए, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी सेल प्लेट का फॉर्मेशन तब होता है जब इसमें 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। यहाँ हम ये दिखाना चाह रहे हैं मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड यानी यहाँ से जो आगे की स्टेज है दैट इज सिमिलर टू द माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस की तरह यहाँ डिवीजन हो रहा है। यहाँ क्रोमोसोम की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे ये 2 क्रोमोसोम हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर इनका एक ही है तो ये 1 क्रोमोसोम, यहाँ भी सेंट्रोमियर एक ही है तो ये 1 क्रोमोसोम। ये इक्वेटर पर है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन फिर माइक्रोट्यूब्यूल से हुआ। मेटाफेज के बाद फिर आ जाएगी यहाँ एनाफेज। तब हम देखेंगे क्या कि अब की जो स्पिंडल फाइबर था, एक ही स्पिंडल फाइबर, देखिए एक ही सेंट्रोमियर से, यहाँ ये सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर से इस साइड से भी स्पिंडल फाइबर जुड़ा है और इस साइड से भी स्पिंडल फाइबर जुड़ा है। यानी एक क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं मेटाफेज सेकंड में, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक क्रोमोसोम से एक ही स्पिंडल फाइबर, एक क्रोमोसोम से एक ही स्पिंडल फाइबर, जबकि यहाँ एक क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं। अब जब इन स्पिंडल फाइबर में कंट्रैक्शन होगा, ये स्पिंडल फाइबर ऊपर की ओर कंट्रैक्ट करेगा और ये वाला स्पिंडल फाइबर नीचे की ओर कंट्रैक्ट करेगा, पोल की ओर कंट्रैक्ट करेगा, तो सेंट्रोमियर बीच से फट जाएगा। और सेंट्रोमियर जब फटेगा तो ये एक क्रोमेटिड इधर जाएगा और एक क्रोमेटिड इधर जाएगा। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई और एनाफेज में ये जो हाफ है ये इधर की ओर जाने लगे, एक ही क्रोमोसोम का हाफ पार्ट इधर जाएगा और हाफ पार्ट इधर जाएगा। इसके बाद की स्टेज आती है टीलोफेज स्टेज, जब ये पोल पर पहुंच चुके होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो चुका होता है। इसके बाद की जो स्टेज होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वह स्टेज है जब बीच में यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लगेगा। सेल प्लेट यहाँ पे बन जाएगी तो 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और प्लांट सेल में इस तरह से 2 सेल बढ़ती है, बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और यही सेल अगर एनिमल सेल होती है तो एनिमल सेल में बीच का पार्ट कंट्रैक्ट करता है, कुछ ऐसी स्थिति बनती है, बीच में कंट्रैक्ट करके और 2 सेल बन जाती है। जबकि यहाँ सेल प्लेट के फॉर्मेशन द्वारा एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ दीज 2 सेल्स आर कॉल्ड डॉटर सेल। इन्हीं दोनों सेल को हम डॉटर सेल कहेंगे। और डॉटर सेल का फॉर्मेशन सेल प्लेट बनने से हुआ और इस प्रक्रिया को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि एक न्यूक्लियस से, इस न्यूक्लियस से ये 2 सेल बन रही है तो इस न्यूक्लियस से भी 2 सेल बनेगी। इस तरह मियोसिस से हमें कितनी कोशिकाएं मिल जाती हैं? मियोसिस अगर होगी तो हमें 4 सेल बनती हुई दिखाई देती हैं। और यहाँ अगर संख्या क्रोमोसोम की 4 है तो इन सभी के पास क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 ही 2 रहेगी। तो इसीलिए इस डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और रिडक्शन डिवीजन ही वो डिवीजन है जिसके द्वारा हमारे क्रोमोसोम की संख्या सुनिश्चित होती है। अगर रिडक्शन डिवीजन नहीं हो तो किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी, ना जेनेटिक वेरिएशन होगा और ना इवोल्यूशन होगा। सो वी कैन से meiosis is very important division, cell division, and it is found in the reproductive cell of the animal as well as in the plants. तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये पढ़ाया अच्छा लगा होगा। और यदि कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिएगा, जिससे हम जान सकें कि और हम आपके लिए कैसे क्या करें कि आपको जो कुछ भी हम पढ़ाएं वो समझ में आ जाए। थैंक यू।